बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खां बोर्ड की जानिब से 9वीं जमात के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया गया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन करीम बख्श ने कंप्यूटर पर क्लिक करके रिजल्ट को ऑनलाइन किया। सेक्रेटरी बोर्ड अब्दुल रहमान रशीद, कंट्रोलर इम्तिहानात मिर्जा जहीर असगर और दीगर मौजूद 9वीं जमात के स्टूडेंट्स बोर्ड वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। डीजी खान बोर्ड में कामयाबी का तनासब 56.96% रहा। इम्तिहानात 1,07,777 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इम्तिहानात में 61,400 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। जिला मुजफ्फरगढ़ 65.54% कामयाबी के साथ पहले नंबर पर रहा। कोट अद्दू 61.68% कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर रहा। जिला लिया 53.86% के साथ तीसरे नंबर पर। तोनसा 53.80% के साथ चौथे नंबर पर। डीजी खान जिला 51.76% के साथ 5वें नंबर पर रहा। राजनपुर जिला 49.98% के साथ 6ठे नंबर पर रहा। बोर्ड में तलबात की कामयाबी 64.93% और तलबा की कामयाबी की शरह 59.89% रही। इम्तिहानी अमल को शफाफ बनाया गया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन करीम बख्श। खबर शामिल करते हैं भक्की शेखुपुरा से। भक्की अड्डे पर एक 18 साला नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। तफसीलात के मुताबिक भक्की अड्डे पर 18 साला एक नौजवान जो खारियां वाला सरकारी अस्पताल में दवाई लेने की गर्ज से गया था, बुखार की शिद्दत और गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त ना करते हुए भक्की अड्डे पर रिक्शे से उतरते ही डॉक्टर शाहिद के मेडिकल स्टोर के सामने गिरकर जाँ बहक हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भक्की अड्डे पर नागहानी मौत का शिकार होने वाले नौजवान लड़के का नाम रुस्तम अली वल्द अमानत अली मोहल्ला ईदगाह भक्की बताया जाता है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। DHQ अस्पताल के करीब पुलिस मुकाबला। शेखुपुरा पुलिस और डाकुओं में शदीद फायरिंग का तबादला। एक डाकू हलाक और एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 फरार। शेखुपुरा मोटरसाइकिल सवार मुलजमान हाउसिंग कॉलोनी के इलाका से डकैती की वारदात करके आ रहे थे। DPO शेखुपुरा मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर सीधी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। हलाक होने वाले डाकुओं की शिनाख्त अबरार नाम से हुई, जो कि डकैती और आसानी की दर्जनों वारदातों में मतलूब था। DPO शेखुपुरा डाकुओं से असला और मोटरसाइकिल और लूटी हुई रकम बरामद। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद मुख्तार शेख फूलों की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और शेख बरादरी मरी के लिए बहुत बड़ा एजाज। 20 अगस्त 2023 के इश्तराक से फूलों की नुमाइश PC भूरबन में मुनक़िद हुई, जिसमें मोहम्मद मुख्तार शेख की तरफ से गोल्ड मेडल से नवाजा गया। नुमाइश में शेख जमील, शेख अब्बास और शेख बशारत ने हिस्सा लिया। अव्वल पोजीशन हासिल की और कैश प्राइज और ट्रॉफी भी हासिल की। नुमाइश में शेख इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की टीम ने भी शिरकत की और मोहम्मद मुख्तार शेख को मुबारकबाद पेश की। मरी शेख बरादरी ने मुख्तार शेख को मुबारकबाद दी और नेक तमन्ना का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं कराची सिंदाबाद जमाली पुल से, जहां पर पीर सैयद मोहम्मद फरख शाह सरहिंदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वकील जाहिद राज पर मुझे धमकियां दे रहा है और मुझ पर नाजायज FIR करवा रहा है, जिसकी मैं शदीद लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ दिन पहले ज़ेबा नामी एक औरत मेरे पास आई और इसने मुझसे तावन मांगा कि मैं आवारा कुत्तों पर काम करती हूँ, आपसे तावन चाहती हूँ। मैंने इसे इंसानी खिदमात के इतराफ़ पर तावन की यकीन दहानी कराई। बाद में मुझे पता चला कि ये औरत मंशियात का काम करती है, तो मैंने इसके साथ चलने से इनकार किया। इस पर इस औरत ज़ेबा ने मुझ पर कुत्ते चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया और इसके बाद वकील जाहिद राज पर इस औरत के फेवर में आ गया। दूसरी जानिब मासूम बच्ची चंदाबाई से बिल्डर मंजूर रूफी के बेटे आसिफ नामी शख्स ने जिनसी ज्यादती की, जिसका नाम FIR में है। मैं इस केस की पैरवी कर रहा हूँ, इस वजह से वकील जाहिद राज पर बिल्डर की दलाली कर रहा है। मैं मजलूम बच्ची को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर वकील जाहिद राज पर मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं और चंदाबाई के वर्सा केस से दस्तबरदार हो जाएं। मेरे इनकार करने पर वकील जाहिद राज पर की तरफ से नाजायज FIR का सिलसिला जारी है। मैं आला अदलिया और इंसानी हकूक के तंजीमों से अपील करता हूँ कि मुझ पर किए गए बेबुनियाद FIR ख़त्म किए जाएं और मासूम चंदाबाई के साथ इंसाफ किया जाए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हनीफ जमाली की इस रिपोर्ट में। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा आपको आगाही देता रहूँ लम्हा ब लम्हा। तो आज मैं जो मासूम बच्ची 9 साल की जिसके साथ ज़िना बिल्डर माफिया ने करवाया और एक बंदा गिरफ्तार है और बिल्डर जो है
یا تو اس کو پولیس نے آؤٹ کر دیا ہے یا وہ مکمل آزاد ہو چکا ہے، لیکن ہم آج اس کے چچا کو گرفتار کیا گیا، اس سے پہلے اس کے والد کو گرفتار کیا گیا، اور آج ہم اس سے سینٹرل جیل میں ملنے گئے لانڈی میں، ان سے ملے، وہ بیچارے شخص بیچارے پریشانی بتا رہے تھے کہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی تم کسی طریقے سے چندہ بائی کے کیس سے ہاتھ نہ اٹھاؤ، تم گواہیوں سے ہٹو، مکمل ختم کر دو، اور یہی معاملہ ہے کہ چندہ بائی کے معاملے سے تم ہٹ جاؤ۔ اب اس میں تھوڑی سی سائیں والوں کو، تمام دوستوں کو آگاہی دوں کہ یہ پیچھے کون ہے، کیا ہے، اور یہ انتہائی زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کا تعلق ایک وکیل ہے زاہد راج پر، جو خود کو وکیل کہلاتا ہے لیکن کورٹ روم میں وہ نہیں آتا۔ خود وکیل برادری سے ہماری باتیں ہوئی ہیں تو وکیل برادری بھی کہہ رہی ہے کہ بھئی دیکھو ہمارا اس سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، لیکن ضرور وکیل ہے، شاید LLB کی ہوئی ہے، جو وہ کالا کوٹ پہن کر ضرور وہ آتا ہے، لیکن اب انہوں نے آصف بلڈرز کے ساتھ مل کے، اور کیونکہ وہ پہلے ہی ہمارے FWO کے ساتھ ملا ہوا تھا، جڑا ہوا تھا، جس نے پہلے ہی ہمارے اوپر ایک زیادتیاں محلے میں شروع کی، گوٹ میں، آبادی میں زیادتیاں کی ہوئی تھی، لیکن اس مرتبہ اس نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنا گلو تماچی کو گرفتار کروایا ہے، اور اپنی مدعیت میں، اور اس یعنی گلو تماچی چندہ بائی کا چچا ہے سگا، اور کیس میں گواہ ہے، اور اس کو پکڑوا کر اور انہوں نے اس کو جیل بھجوایا ہے، اور اس کو یہی کہتا رہا کہ بھائی آپ کسی طریقے سے کیس سے، گواہیوں سے اور اس معاملے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم لوگوں کو ہم ذلیل و خوار کر دیں گے، ہم تجھے جھوٹے مقدموں میں ڈال کے جیل میں موت کی شکل دکھائیں گے۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو لوگ پیر اسد شاہ رانی پور کے اوپر تو غیرت کر رہے ہیں، ہمیں بھی غیرت ہے، پیر اسد شاہ رانی پور والے کے اوپر ہمیں بھی غیرت ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، اس کی حویلی والوں نے غلط کیا ہے۔ کیا یہ وکیل جو خود کو کہلاتا ہے کہ میں وکیل ہوں، یہ شخص جو زیادتیاں کر رہا ہے، ایک معصوم بچی کے ساتھ زنا کے بعد اس کا حواری بنا ہوا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے؟ کیوں کہ وہ ہندو بچی ہے، کیوں کہ وہ غریب بچی ہے، کیوں کہ وہ معصوم ہے، کیوں کہ تم لوگوں کو یہ آبادی چپتی ہے، 1,52,000 کی آبادی جو اونلی سندھی کی ہے۔ کہاں ہیں کامپرس قیادتیں؟ پتہ چلا ہے کہ اس کا بھی ایک کامپرس پارٹی سے تعلق ہے۔ میں کامپرس پارٹیوں کو میں عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری مدد کرو، نہ کہ آپ لوگ ان غریبوں کے خلاف سازشیں کرو۔ کاہے کی کامپرس ہے؟ کیا یہ ہندو لوگ سندھی نہیں ہیں؟ کیا مکسی سندھی نہیں ہے؟ کیا سولنگی سندھی نہیں ہے؟ کیا ملا سندھی نہیں ہے؟ کیا برفت سندھی نہیں ہے؟ کیا تماچی سندھی نہیں ہے؟ کیا بھاگری سندھی نہیں ہے؟ کولی سندھی نہیں ہے؟ میگھوار سندھی نہیں ہے؟ گروانی سندھی نہیں ہے؟ خود کو کہلاتے ہو کہ ہم کامپرس ہیں، اور یہاں پہ تمہاری غیرت نہیں ہے۔ تمہاری غیرت ان جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں پہ تم لوگوں کو صرف پذیرائی ملے یا ذاتی اناد نہ ہو۔ یا کون سا تمہارا ذاتی اناد ہے؟ ان غریبوں نے کیا تم لوگوں کو تباہی کی ہے؟ یہی ہے کہ یہ پیسہ تمہیں نہیں دے سکتے، یہی ہے کہ تمہارے FWO کو سامنے یہ کھڑے ہیں، یہ مافیاؤں کو منہ دے رہے ہیں، لیکن تم لوگ ان کی مدد نہیں کر رہے، الٹا ان لوگوں کو کمزور کر رہے ہو۔ میں گزارش کرتا ہوں کامپرس پارٹیوں کو، وکلا حضرات کو، سیاسی سماجی لوگوں کو، صحافی بھائیوں کو کہ آپ کیوں خاموش ہو؟ ڈرو نہیں، یا میری وجہ سے اگر تعصب ہے تو بھائی میں ہٹ جاتا ہوں، تم لوگ آ جاؤ، اس معصوم بچی کی وارثی کرو، مالکی کرو، ان کے ورثاؤں کی وارثی کرو۔ مہربانی، میں اتنا کہوں گا کہ ظلم و زیادتی زاہد راج پر جو کر رہا ہے، اس کے خلاف آپ اور ہم مل کے جدوجہد کریں۔ مسرور نیوز آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن وفد کی چودھری مقبول احمد گجر کی والدہ کی وفات پر تعزیت کے لیے رکن آباد آمد۔ مسرور فضل الہی گجر سے تفصیلات کے مطابق چودھری شفیق گجر، مرکزی صدر چودھری ارشد ضیاء گجر، قائد تحریک اور مرکزی چیف آرگنائزر چودھری دلشاد گجر، مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چودھری عبدالقیوم گجر، ضلعی صدر لاہور چودھری عتیق گجر، ایڈوکیٹ سینئر نائب صدر لاہور سید مبشر شاہ، چودھری محمد خالق گجر،
गुजर मरकजी रहनुमा, चौधरी जैनुद्दीन गुजर सदर तहसील पसरूर, चौधरी फजल इलाही गुजर चीफ ऑर्गेनाइजर पसरूर, चौधरी एजाज गुजर DSP इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला, आफ्ताब अहमद गुजर, चौधरी काशिफ गुजर ने रुकनाबाद पसरूर में चौधरी मकबूल गुजर साबिका वजीर मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर से इनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत की और दुआए मग़फ़िरत की। जंडियाली बंगला से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक ऑन न्यूज़ चैनल पर खबर नशर होते ही ड्रग्स इंस्पेक्टर शहरोज खान की कार्रवाई, अड्डा 9515L पर मुस्तफ़ा मेडिकल सील कर दिया गया और मेडिकल स्टोर मालिक इमरान ड्रग्स इंस्पेक्टर को देखते ही अपना मोबाइल फ़ोन और मेडिकल स्टोर खुला छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी बिना पर ड्रग्स इंस्पेक्टर हमरा पुलिस नफरी के दबियात चेक की और कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर मीडिया की मौजूदगी में मेडिकल स्टोर सील कर दिया। वाजिया रहे कि गुज़िश्ता रोज़ मुस्तफ़ा मेडिकल स्टोर और अताई डॉक्टर एहसान के खिलाफ खबर ऑन न्यूज़ पर नशर हुई थी। डडियाल से हमारे ब्यूरो चीफ वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डडियाल बार एसोसिएशन डडियाल का सीनियर वकला की क़यादत में हुकूमत की जानिब से ज़ालमाना बिजली के बिलात के इजाफे के खिलाफ एहतजाज, वकला की जानिब से वज़ीर हुकूमत वापटा और महकमा बरक़ियात के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस मौके पर वकला की जानिब से बिजली के बिल जला देंगे। हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी जिसमें किसी डिस्ट्रिक्ट बार के सदर को ना रखने पर मेंबरान बार एसोसिएशन डडियाल अदम एतमाद का इजहार। इस मौके पर सेक्रेटरी के फराइज नवीद अकरम एडवोकेट ने दिए। साबिक सदर बार डडियाल राजा शौकत अली कयानी एडवोकेट, साबिक सदर बार डडियाल चौधरी मनसफ अली एडवोकेट, चौधरी मोहम्मद साबर एडवोकेट, कैसर एडवोकेट बिजली के कोई बिल जमा ना करवाए। मंगला डैम मुआहदे के बरक्स मुफ्त बिजली की बजाय इंतहाई महंगी बिजली गरीब आवाम पर जुल्म है। वापटा के पास मुआहदा मौजूद है। मंगला डैम तामीर पर मीरपुर को फ्री बिजली देने का मुआहदा किया गया, लेकिन हमें धोखा दिया गया। डडियाल से हमारे ब्यूरो चीफ वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर हुकूमत अजहर सादिक और नाज़िम बरक़ियात नज़ीर मुग़ल एक्सियन यासिर रबानी ने अहलियाने ढिंगल का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। नया ट्रांसफार्मर 100 kV नस्ब कर दिया। ढिंगल अरसा दराज से बोसीदा लाइन जिससे आए रोज बिजली की खराबी होती थी, इस एरिया की सारी लाइन नई डाल दी गई। अहलियाने ढिंगल को काफी दिनों से बिजली बंदिश से सख्त दुश्वारी का सामना था। लाइन सुपरिटेंडेंट मजहर चौधरी ने पूरी जांफशानी से दिन रात एक करके मुश्किल हालात में काम मुकम्मल करके रात 3 बजे बिजली बहाल कर दी। इस मौके पर अहलियाने ढिंगल ने वज़ीर हुकूमत अजहर सादिक, नाज़िम बरक़ियात, नज़ीर मुग़ल एक्सियन यासिर रबानी, SDO डडियाल और LS डडियाल और दीगर का शुक्रिया अदा किया। उम्मीद ज़ाहिर जुमला डडियाल में बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे। खबर शामिल करते हैं काली की मंडी से। दूसरा हाल पंजाब पीको 11 फ्लड लाइट काउंटी क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। पंजाब भर से करीबन 40 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच में उस्मान पठान 11 ने किंग 11 को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। फाइनल मैच के मेहमान ख़ुसूसी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मलिक सफ्तर, चेयरमैन प्रेस क्लब काली के रजिस्टर्ड हाफिज मजहर इकबाल और शेख मोहम्मद यासीन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस तरह के टूर्नामेंट्स से इलाका जहां माशी फ़ायद हासिल करता है, वहीं नौजवान नस्ल को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने में भी मुआवन होता है। अहले इलाका ने पीको 11 टूर्नामेंट की तमाम इंतजामिया को कामयाब टूर्नामेंट के इनेकाद पर खराज तहसीन पेश किया। रेलवे पार्क ग्राउंड कालीकी में इनेकाद पजीर होने वाला दूसरा सालाना पीको 11 फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में इलाका भर से करीबन 40 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में उस्मान पठान 11 ने किंग 11 को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में सैकड़ों शौकीन क्रिकेट ने दिलचस्प मुकाबलों को एंजॉय किया। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस सदी अहमद किलानी के फेसबुक पेज पर लाइव दिखाए गए। फाइनल मैच के मेहमान ख़ुसूसी मलिक सफ्तर अली, चेयरमैन प्रेस क्लब काली के रजिस्टर्ड हाफिज मजहर इकबाल, जनरल सेक्रेटरी इमरान खुर्शीद भट्ट और शेख मोहम्मद यासीन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर चलने फिरने से कासिर उमर रसीदा खातून का गेट के करीब ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सर्वे करने पर उमर रसीदा खातून का असिस्टेंट कंप्लेंट ऑफिसर समर शहजाद को ढेरों दुआएं। समर शहजाद के अखलाक और अच्छे रवैये से मुतासर होकर दीगर खवातीनों ने भी समर शहजाद को खराज तहसीन पेश किया। लियाकतपुर के नवाही इलाके से चलने फिरने से कासिर उमर रसीदा खातून जो मुश्किल से ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सर्वे के मुतालिक दफ्तर पहुंची और
काउंटर से पहुंचने से कबल ही उम्र रसीदा खातून का काम दफ्तर गेट के करीब ही असिस्टेंट कंप्लेंट ऑफिसर समर शहजाद ने अपने ऑफिस से निकलकर सर्वे मुकम्मल किया तो उम्र रसीदा खातून ने समर शहजाद को ढेरों दुआएं दी और दफ्तर में आए दीगर खवातीन ने भी समर शहजाद के इस रवैये से मुतासिर होकर खराज तहसीन पेश किया। समर शहजाद ने बताया कि तकलीफ में मुब्तला माँ बहनों की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, इनकी खिदमत से दिली सुकून मिलता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर में मुस्तहकिम खवातीन किसी सिफारिश के बगैर मेरे दफ्तर आ सकती हैं। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर मोटरसाइकिल और डंपर में टक्कर, मोटरसाइकिल सवार माँ बेटा डंपर से टकरा गए, माँ बेटा शदीद जख्मी। लोगों ने फौरन 1122 को बुलाया और इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। दोनों तशवीशनाक हालत में हैं। नई बनने वाली सड़क कारपेट बिजली से भरा हुआ डंपर जिससे ये दोनों टकराए, इसका ड्राइवर गिरफ्तार, डंपर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तारी का अंजाम अच्छा नहीं, अपना ख्याल करें और रोड पर दाएं बाएं देखकर मोटरसाइकिल चलाएं। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद से मलाकातियार जाने वाली रोड पर सदीक शेख के रिहायशियों का एहतजाजी धरना, एरीगेशन की नाजायजी, मुतअद्दिद घर जमीन बोस। इस पे मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक हुसैन। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान के नवाई गांव सिद्दीक अहमद शेख में, जो पिंजारी के करीब एक बहुत बड़ा गांव है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, इन गांव वालों के साथ इंतहाई जुल्म हुआ है। इस वक्त हमारे साथ गांव वाले मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अदा ये सुमन नालो निकिरंदो हुजे जेको मारूसी असांजो पड्र आहे, जेको 7 एकड़ 7.5 एकड़ या 8 एकड़ जे क़रीब असांजो पड्र आहे सिद्दीक अहमद शेख जे नाले सां। सुमन नालो आयो आहे जे घर अची असांजा फिटाया आहिनि ऐं तबाही कई आहे। असांजो इताज़ आहे त इहे घर तबाह कया अथनि, से असांखे महिरबानी करे घर ठाहे ॾियनि, न त वधीक जला असां इताज़ ॿियो बि कंदासीं, वॾो रोड बंदि कंदासीं, न त प्रेस क्लब ते वेंदासीं, बुख हड़ताल में वेंदासीं। असांजा बच्चा जेके आहिनि से ईअं वेठा आहिनि, लंघण वेठा आहिनि ऐं पोठे ते वेठा आहिनि। महिरबानी हुकूमत वारनि खां, वस वारनि खां महिरबानी करे अचनि, सरज़मीन ॾिसनि, असांजा काग़ज़ पट ॾिसनि, जेके काग़ज़ असांजे नाले सां आहिनि, असांजे ॻोठ जे नाले सां आहिनि। असांजो मारूसी पड्र आहे जंहिंमां सुमन नालो इन्हनि 120 फुट नजाइज़ी कढियो आहे। महिरबानी। जी बिल्कुल, आपने गांव वालों की बातें सुनी। इन्हों का यही मुतालबा था कि फिलफौर गांव के मसले को हल करके और गांव वालों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी ठट्टा से रिपोर्ट करने ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर सेंटर ससी पुलिजो ने कहा है कि सूबा सिंध में हकीकी इंसाफ की फराहमी के लिए भरपूर निज़ाम बनाने के साथ बराबरी वाले माशरे कायम करना ज़रूरी है ताकि सिंध के वडेरों बोतार पीर सरदारी निज़ाम से छुटकारा मिल सके। उन्होंने रानीपुर में मासूम बच्ची फातिमा फर्रो के वहशियाना कत्ल की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि इस वाक़ये की जितनी मज़म्मत की जाए कम है और वाक़ये में मुलव्वस किरदारों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और किसी किस्म की भी रायत ना की जाए और मुतासरा ख़ानदान से इंसाफ होना चाहिए। ससी पुलिजो ने सखर के सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल की भी शदीद मज़म्मत की और कहा कि सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान को भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ठट्टा में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए किया। करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक प्यारे भाई माशूक जुनेजो और यूनियन कमेटी 3 पिपरी, गुडाब टाउन चेयरमैन डॉक्टर अजमतुल्लाह लुंड, बलोच वाइस चेयरमैन अली मोहम्मद गबूल और काउंसलर्स साखू गबूल की SHO थाना बिन कासिम इदरीस आलम बंगस से यूनियन काउंसिल के मसाइल पर मीटिंग हुई जिसमें SHO की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा गया। और शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमार सज़ई के मुताबिक पेशावर फ्रंटियर पर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजवान मरकजी नायब सदर जफ़र खटक के निगरानी में पेशावर कौमी जरगा और मुख्तलिफ ताजवान तंजीम का एक एहतजाजी कैंप महंगाई के खिलाफ किस्सा ख्वानी बाजार में लगाया गया है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मशहूर बाज़ार किस्सा खानी बाज़ार और यहाँ पे आल सिटी ताजिरान और आल अंजुमन ताजिरान के सदर हमारे साथ और प्रिंट इन प्रेस के सदर और बानी ज़फ़र खटक मौजूद हैं, जो कौमी जरगे के ज़ेर एहतमाम भी तमाम कंबाइन एक ताजिरान ने कैंप लगाए हुए हैं, एहतजाजी कैंप। बात करेंगे सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भाईजान मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
महंगाई जिस नच पे पहुंची है, अवाम चाहे सरकार है, कारोबारी है या आम अवाम है, सब परेशान हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस पब्लिकेशन ताजरान पेशावर सिटी ने आगाज़ कर दिया। देखते देखते पेशावर कौमी जिरगा, अंजुमन ताजरान पेशावर, इंसाफ ट्रेड विंग, दीगर जितने भी मतलब समाजी सियासी तंजीमें हैं, आप देख रहे हैं मेरे एक पास से तारिक भाई, निकाफुल्लाह भाई, अब्दुल हमीद गुरवाड़ा साहब, जानजेब सदीकी, दीगर बहुत सारे दोस्त सुबह से आते रहे। हमारा हौसला इन लोगों ने बढ़ाया। इंशाल्लाह हमारा ये जो एहतजाज है ये आगाज़ है, ये जारी रहेगा। आज हमारा एहतजाजी कैंप इस बिना पे कि बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, हज़ारों की तादाद में लोगों ने देखा हमारा कि वो आवाज़ जो अवाम रो रहे थे कि जी बड़े नहीं हैं, बड़े गायब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े मैदान में निकले हैं। सुबह से इस तपती धूप में हम बैठे हैं, शाम को इंशाल्लाह हमारा एहतजाजी वाक़ भी होगा। शुक्रिया जी सर, क्या कहेंगे कैंप के? बहुत बहुत शुक्रिया जी, आज बड़ा कामयाब कैंप रहा है। मैं समझता हूँ कि ये ज़फ़र खटक साहब, तारिक साहब, अपना कादिर साहब, इन लोगों की बड़ी काविश हैं। इस बाज़ार का जितना क्रेडिट जाता है इन्हीं को जाता है। आज दिन तक ये लगे हुए हैं, इन्होंने माली जानी हर किस्म की कुर्बानी दी है, बल्कि इनको थ्रेट्स भी मिली हैं पुलिस की तरफ से, फ़ौज की तरफ से और दीगर एजेंसीज़ की तरफ से, लेकिन इन्हें हर चीज़ को बालाताक रखते हुए अपना मिशन जारी का। शुक्रिया जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको सबको पता है कि हमने एहतजाज का आगाज़ कर लिया है और इसकी बुनियाद हमारे खटक साहब ने रख दी और आज शाम तक ये एहतजाज जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम सारे ताजरान मिलकर इसका अमल तय करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले मशारान और पेशावर कौमी जरगे के मशारान। उन सब का कहना था कि आज शाम यहाँ से एक रैली भी निकाली जाएगी और कर पुख्तनख्वा कौमी जरगे के अहतमाम 4 बजे फिर चौक यादगार में लोगों को बुलाए। शायद ज़माने खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। टीएम में मुलाजमीन भूख अफलास से मरने लगे, बिजली के मीटर तक कट गए। म्यूनसिपल कमेटी कोट अद्दू के मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाहों से महरूम, फाके बीमारी मुकद्दर बन गई। सोने की चिड़ियाँ समझी जाने वाली म्यूनसिपल कमेटी कोट अद्दू के मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाहें ही ना मिली। मुलाजमीन अदालत के बायस भी ड्यूटी कर रहे हैं। तनख्वाह ना मिलने की वजह से इलाज मुआवजा तक मुलाजिम नहीं करवा सकते। तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ बल्दिया मुलाजमीन का सरापा एहतजाज। 2 माह की तनख्वाहें अदा ना की तो कल से कोट अद्दू म्यूनसिपल कमेटी में मुकम्मल हड़ताल कर दी जाएगी। मुलाजमीन के घरों में फाका कशी, स्कूल की फीस अदा ना करने पर बच्चों को स्कूलों से निकाला जाने लगा। इलाज मुआवजा के पैसे ना होने पर कई मुलाजमीन की तबीयत नासाज। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, AC कोट अद्दू समेत दीगर अफसरान से मुलाजमीन को फौरी तनख्वाहें फराहम करने का मुतालबा। खबर शामिल करेंगे लिया से। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO असदुर रहमान का गुज़िश्ता शाम थाना जात का विजिट। DPO असदुर रहमान ने थाना पीर जगी और थाना कोट सुल्तान का विजिट किया। दौरान विजिट थाना हवालात, फ्रंट डेस्क और दीगर का मुआयना किया। फ्रंट डेस्क पर तैनात स्टाफ से तकमील रिकॉर्ड बारे दरियाफ्त किया। मुतल्लिका अफसरान को हदायत करते हुए कहा कि जराइम के सदेबाब के लिए मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। थाना में मौजूद साइलिन से भी इनके मसाइल दरियाफ्त किए और फौरी हल के लिए मौके पर हदायत जारी की। राना की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब में करप्शन के किंग CEO एजुकेशन के आगे रियासत बेबस। इंक्वायरी रिपोर्ट में करप्ट साबित होने के बावजूद अहदे पर विराजमान शहरियों का निगरान वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। CEO एजुकेशन ननकाना साहिब एहसन फरीद ने करप्शन और लूटमार का बाजार गर्म कर रखा है। सियासी पुश्तपनाही पर CEO एजुकेशन ने ननकाना साहिब में ज़मनी इलेक्शन समेत दीगर हेड में मिलने वाली रकम खुर्द बुर्द करने के अलावा बोगस बिलों के जरिए लाखों रुपए का हुकूमती खजाने को चूना लगाया। CEO एजुकेशन एहसन फरीद की करप्शन पर डायरेक्टर स्कूल्स एजुकेशन फैसलाबाद ने इंक्वायरी मुकम्मल करके 4 मई 2023 को रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को जमा करवा दी, जिसमें CEO एजुकेशन एहसन फरीद को फौरी तौर पर ओहदे से हटाकर पेड एक्ट के तहत रेगुलर इंक्वायरी का मुतालबा किया गया। मगर CEO एजुकेशन अपनी जागीर समझते हुए ताहाल सीट पर विराजमान है और बड़ी दीदा दलेरी से करप्शन और लूट खसूट का बाजार गर्म किए हुए हैं। शहरी हलकों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन से फौरी नोटिस लेने और CEO एजुकेशन एहसन फरीद को तब्दील
खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। साबिक वफाकी वजीर तजारत और सरमायाकारी सैयद नवीद कमर ने कहा है कि जिस बिल पर सदर को दस्तखत नहीं करने थे वो कानूनी रास्ता अख्तियार करके साइन करके वापस रवाना कर देते। अपने पास बिल को रखना और वक्त मुकम्मल होने के बाद जुबानी बातें करना किसी भी मुल्क के सदर को जेब नहीं देता है। कैदी नंबर 804 अपने जुर्म की सजा भुगत रहा है। मुल्क की अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। अवामी ताकत के जरिए पीपल्स पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल करेगी। मुल्क का अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने टंडो मोहम्मद खान में मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान किया। साबिक वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी गलत बयानिए से काम ले रहे हैं। किसी भी मुल्क का सदर अगर अपनी लाइल्मी की बात करे तो वो बात अहमकाना होगी। अगर सदर को बिल पर दस्तखत नहीं करने थे तो कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए इस बिल पर अपने साइन करके वापस रवाना कर देते। इनके बयान पर पूरी दुनिया हंस रही है। कैदी नंबर 804 के हवाले से किए जाने वाले सवाल के जवाब में सैयद नवीद कमर ने कहा कि कैदी नंबर 804 को PDM इत्तेहाद ने जेल नहीं भेजा। देरीना मसलो आहे हिन इलाके जो ऐं उन ते काफ़ी दफ़ा कोशिश थी आहे उनखे हल करण जी ऐं जेके बि मुंहिंजूं एफर्ट्स थियूं आहिनि उन कंहिं हिसाब सां उन में को नुक्स रहिजी थो वञे जंहिंजे करे बार बार ही मसलो उथे। हिन वक़्तु असां पाण में सभिनि खे विहारे इहा ई सलाह कई आहे त हिकिड़ो त इमीडिएट मसलो आहे त पाणीअ जो जेको प्रेशर आहे पोयां खां अचे पियो उनखे रिलीज़ कराए उनखे ॿाहिरि कढियो वञे ऐं पोइ उनखे स्टेप बाय स्टेप करे सभु शयूं। प्रॉब्लम इहो आहे त जितां हींअर पाणी वञे पियो उते एतिरी इंक्रोचमेंट थी चुकी आहे जो उते अञा वॾो पाइप लॻाइण जेको आहे सो टेक्निकली पॉसिबल जंहिंजे करे असांखे वरी बि नंढो पाइप हितां लॻाए ऐं पोइ पाणीअ जो ॿियो को डाइवर्जन जेको आहे उहो ॾिसणो पवंदो। इन द मीन टाइम जिते जिते पाणी जेको आहे ओवरफ्लो थो करे त उन्हनि एरियाज़ खे असीं पेवर ब्लॉक सां थोरो मथे करे उन ओवरफ्लो खे रोकींदासीं। बट ओवरऑल हिन वक़्तु जेतिरो कुझु थी सघे थो उहो त एतिरो ई आहे जेकी ॿ टे शयूं चयूं पर हिकिड़ी पोइ असांखे अल्टीमेटली हुन जो सोल्यूशन लार्जर स्कीम में करणो इलाका मकीनों का ये कहना है कि 15 साल से हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं। भाई तो इलाका इनों से ये भी तो गुजारिश करें कि जब इंक्रोचमेंट होगी और पाइप बड़े नहीं पड़ सकेंगे तो मसला तो होगा ना। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना करें लेकिन मसले का हल निकालें। वो इसीलिए हम हाँ तो उनके बाबा जेको ॾोहारी आहे उनखे सज़ा मिलणु खपे उनसां फ़र्क़ु पवंदो पए मुंहिंजो भाउ या तव्हांजो भाउ। सर दूसरा सवाल ये कि आज ये अपना पाकिस्तान सदर के हवाले से जो ऑफिसर चल रहा है हाँ। इसके सदारत साइन के हवाले से हाँ। इसके ऊपर आप क्या देखें ज़ाहिर है कि एक लैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की अक्कासी बात करती है कि मुल्क का सदर अगर ये कहे कि मैंने ऑर्डर ये दिया और इम्प्लीमेंट कुछ और हुआ तो उसकी अपनी कमज़ोरी भी ये ज़ाहिर होती है। और दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पे लिखी हुई हैं कि उसके पास जो ऑप्शंस है उसके मुताबिक उसको करना था ना। ज़ुबानी कह देना कि जी इसको वापस भेज दो ये तो नहीं होता। या आप रीजंस के साथ अपने सिग्नेचर से उसको वापस भेजते या उसको साइन करके लॉ बनाते। तो ये ऑप्शन अगर नहीं आपने एक्सरसाइज किया तो आज आप पॉलिटिकल वजूहात की वजह से एक नया स्टांस ले रहे, ये कानूनी तौर पे पॉसिबल नहीं है। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। उम्मीदवार बराए MPA जमात इस्लामी PP 135 चौधरी जाहिद इमरान करोटाना एडवोकेट की मौजूदगी मुल्की सूरत हाल पर खुसूसी गुफ्तगू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद भट्टी और मैं इस वक्त मौजूद हूं नारंग मंडी की समाजी सियासी शख्सियत जनाब जाहिद इमरान एडवोकेट के ऑफ़िस में। इनसे हम जानते हैं बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से कि इनका इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सर, जैसा कि मौजूदा जो बढ़ती हुई महंगाई है इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस वक्त जो महंगाई है खुसूसन जो बिजली है, ये बिजली के जो बिल इस दफ़ा लोगों को आए हैं, ये हकीकत बात है कि लोगों को ख़ुदकशी करने के ऊपर मजबूर कर दिया गया है। गरीब आदमी, मज़दूर आदमी
حتیٰ کہ جس کی بھی تنخواہ 50-60 لاکھ سے نیچے ہے نا جی وہ تو بالکل بے بس ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی. کسی کا کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے بل کا کہ بل کسی کے 200 یونٹ چلیں اس کو کتنا بل آئے گا, 300 چلیں کتنا بل آئے گا. اور لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنے برتن بھیجیں یا وہ کوئی ناجائز کام کریں یا وہ چوری بجلی بالیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک الٹا نظام ہے. ہمیں کہ اسلام نے معاشی نظام دیا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے, وہ زکوٰۃ دیتا ہے اور غریب آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ جس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے اس کو بجلی مفت ہے, اس کو پٹرول مفت ہے, اس کو گاڑی فری دی گئی ہے, اس کو تمام سہولیات موجود ہیں جو زندگی کی آسائشات اس کے پاس ہونی چاہیے, اس کے خاندان کو جو ضرورت چاہیے وہ ساری چیزیں مفت مل رہی ہیں. لیکن جو ٹیکس ہے وہ غریب آدمی پے رہا ہے. لیکن جو وہ مزدور ہے جس نے ماچس خریدنی ہے وہ بھی اس کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ظلم ہے. جب تک یہ ناانصافی ہوتی رہے گی, غریب آدمی پستا رہے گا. یہ جو اوپر معاشی دہشت گرد بیٹھے ہیں یہ بالکل دشمن ہیں غریبوں کے. اور ہمیں اس کے اوپر جو غریب طبقہ ہے, جو متوسط طبقہ ہے, جو مزدور طبقہ ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, اس کے اوپر جاگنا پڑے گا, کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ یہ جو ظلم کے اوپر جو چکی جو ہمارے گلوں کے اندر جو شکنجہ ڈال دیا گیا ہے اس کو ہم اتار پھینکیں. سر یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ ایک تو مہنگائی جو ہے نا پورے ملک میں ہے, تو نارنگ منڈی کی بیسک جو خود ساختہ مہنگائی ہے, ادھر ہر دکاندار من ریٹ لے رہا ہے. اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا ڈی سی اے سی یہ ذمہ دار نہیں ہے؟ ہمارا سی او ٹاؤن کمیٹی ذمہ دار نہیں ہے؟ دیکھیں بھائی جان مسئلہ تو یہی ہے نا, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ صاحب کو جب سوال کیا گیا جی آپ نے جو نئی گاڑیاں دے دی ہیں ایس سی اور ڈی سی کو لے کے لینڈ کروزر اور ریوو ڈالے, کیوں لے دی؟ انہوں نے کہا جی وہ کیسے گھومیں گے, کیسے پھریں گے, کیسے وہ گشت کریں گے. اور بھائی خدا کے بندے عقل کے ہوش کے ناخن لو, کہتے ہو کہ غریب آدمی پس رہا ہے جی. اور مجھے کیا بتاؤ کہ اس سے پہلے یہ جو ایس سی اور ڈی سی پھر رہے تھے وہ اپنی کھوتر گاڑیوں پہ پھر رہے تھے. ان کے پاس پہلے بھی گاڑیاں موجود ہیں. پہلے اگر ان کے پاس ریوو تھے اپنا ویگو تھے, اب ان کو ریوو دے دی گئے. کیا ان کے اوپر اے سی نہیں لگے ہوئے تھے؟ کیا ان کے اوپر ساری سہولیت نہیں تھی؟ جی دیکھیں ایک طرف کہتے ہیں کہ مشکل وقت ہے, جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم مشکل وقت سے نکل گئے ہیں. وہ ظالم تم تو نکل گئے ہو, مشکل وقت سے بھی نکل گئے ہو, مکل ملک سے بھی نکل گئے ہو, لیکن فساد تو تمہیں غریب عوام کو دیا ہے. لیکن جب تک یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا کہ غریب آدمی جس کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں, وہ جو مراد جو اب اربوں کی بجلی فری جلائی جا رہی ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ لیکن جو بندہ 4 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے وہ کون سے, کیا وہ اپنا بجلی کا بل نہیں دے سکتا؟ بالکل. لیکن جو بندہ 5,000 10,000 20,000 روپے تنخواہ لے کے اپنا ملک کی خدمت کر رہا ہے وہ بل دے گا, اور جو لاکھوں لے رہا ہے وہ جناب فری میں لے گا. یہی دیکھیں نا جو اس بار بل آئے ہیں یہ تقریباً یقین مانے بہت ہی افسوس والی بات ہے. جو عام آدمی کو 1,500 2,000 سے اوپر بل نہیں آتا تھا, لیکن وہ بھی 20,000 25,000 مجھے اپنا 36,000 روپے مجھے میرے گھر کا بل ہے. اسی طرح سب دوست جو ہمارے جو نارنگ منڈی کے جو شہری ہیں بہت پریشان ہیں. یہ اوورآل پاکستان میں ہو رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے بھٹی صاحب یہ تو معاملہ آپ کہتے ہیں میرے پاس جو یہاں پہ صفائی کرنے والا عملہ ہے نا, جو سب سے غریب ہے, جن کے گھروں میں پنکھے اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں موٹر بھی نہیں ہے بجلی کی, ان کو بھی 4,000 6,000 بل آ گیا ہے. اور مجھے یہ بتائیں وہ یہاں پہ 8-10 ہزار کے اوپر نوکری کر رہے ہیں ماہانہ, اب وہ بجلی کا بل دیں گے یا وہ اپنے گھر کا پورے مہینے کا راشن لیں گے؟ کیا کریں گے وہ؟ اب کون سا ان کے لیے کوئی طریقہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا اگلے مہینے کا سلسلہ چلا سکیں؟ جی تو یہ ضروری ہے. ذمہ دار تو دیکھیں جو حکومت بیٹھی ہے, یہ جو معاشی دہشت گرد بیٹھے ہیں کہ جو اپنے لیے ان کی ساری آسائشات موجود ہیں, لیکن اگر ظلم ہے تو وہ غریب آدمی کے ساتھ ہے. جب تک یہ نظام چینج نہیں ہوگا, اور یہ تبدیلی صرف جماعت اسلامی لے کے آ سکتی ہے. جماعت اسلامی کے پاس وہ قیادت ہے, جماعت اسلامی کے پاس وہ لیڈرشپ ہے کہ جو بالکل اپنی جیبوں کے ساتھ ملک کی خدمت کر سکتے ہیں, جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر کے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں. آپ اپنے ایم پی اے سے لے لیں, ایم این اے کو لے لیں, اپنے وزیر اعلیٰ کو لے لیں, وزیر اعظم کو لے لیں, بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کو لے لیں. میں کسی کا مخالف نہیں ہوں. کیا مجھے بتائیں
ان کے جانے کے بعد کسی کمپیٹنٹ بندے کو حق ہے کہ وہ ملک کی خدمت کے لیے آ جائے. جو بھی آتا ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہا ہے. نواز شریف اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کو کیسے وزیر اعظم بنانا ہے. شہباز شریف اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. زرداری صاحب اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. مسئلہ ایک قوم کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے بتاؤ نا. کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو پچھلے 4 سال اسمبلی کے اندر 3.5 سال پی ٹی اے نے گزارے, 1.5 سال نون لیگ نے گزار دیا, ابھی نگران سیٹ اپ بھی آ گیا, اب تو ہمارے خرچے کم ہو گئے ہیں لیکن مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے. یعنی کہ مسلسل قرضے لے کے ملک چلایا جا رہا ہے. ایسے ملک نہیں چلتے, اپنے وسائل پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اچھا سر, یہاں پر میں ایک بات مزید ایڈ کرتا چلوں. آپ ایک معاشرہ وکیل بھی ہیں, تو یہ جو وابٹہ اہلکار ہیں یہ صارفین کا میٹر اتار کے لے جاتے ہیں وہ بجلی کا بل جمع نہ ہونے کی صورت میں, کیا ان کو اتھارٹی ہے کہ بجلی کا میٹر اتار کے یہ لے جائے؟ نہیں جی, یہ اختیارات بالکل نہیں ہیں, کیونکہ کوئی بھی ایک پراپر چینل ہے. جب آپ گورنمنٹ کے کسی معاملے میں نہ دہندہ ہو گئے, اس طرح بجلی نہیں کوئی بھی آپ کا معاملہ ہو, یہ جو پراپرٹی ہے یہ تو صارفین کی زراعت کا معاملہ ہو, وہ وابڈا کا ہو, وہ سوئی گیس کا ہو, آپ پہلے آپ کو صارف کو شوکاز نوٹس دینا پڑتا ہے. جی جی, آپ اس کو شوکاز نوٹس دیں گے, اس کو 1 مہینے کا ٹائم دیں گے, اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹلی وہ مزاج نہیں رکھتے, کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ میٹر اتار سکے. جو ماشاءاللہ آپ قانون دان ہیں, تو یہ تھوڑا سا ہمیں تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں کہ 90 دنوں میں الیکشن ہو پائیں گے؟ دیکھیں قانون کے اندر تو یہی ہے, جو نگران سیٹ اپ کا کام ہی صرف اس لیے آتا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے گا. لیکن آپ کے سامنے ابھی تک وزیر اعلیٰ پنجاب تک نہیں ہوا, جو پنجاب کا کھلواڑ بنا ہے جی جی, کے سامنے پنجاب کا الیکشن نہیں ہوا. کتنے عرصے سے نگران سیٹ اپ غیر کا عینی قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اب جو نگران وزیر اعظم بنے ہیں, اب دیکھیں آپ وزیر اعظم تو آیا الیکشن کے لیے ہے, اور وزیر اعظم کہتا ہے کہ میرے پاس تو اختیار نہیں ہے میں الیکشن کرواؤں, یہ تو الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں. بھائی تم نگران وزیر اعظم کس لیے بنے ہو؟ نگران وزیر اعظم وہ پورے اداروں کا سربراہ ہے, اس کا کام ہے وہ الیکشن کمیشن کو آرڈر دے کہ وہ 90 دن اندر اپنی ساری حلقہ بندیاں جو بھی سیٹ اپ بنانا ہے وہ کر کے دے. لیکن چونکہ یہ ایک آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر جو کھلواڑ بن رہا ہے, ایک بہانہ انہوں نے حلقہ بندیوں کا ڈھونڈ لیا ہے, اس کی بنیاد پہ ابھی تو نظر نہیں آ رہا الیکشن کروائیں. لیکن بارہ جی سارا غیر آئینی اقدام ہے جو ملک کے اندر ہو رہا ہے, اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جی, جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ زاہد صاحب کا کہنا تھا کہ جو سیاستدان ایک منفی سیاست کر رہے ہیں, اس سے بالاتر ہو کر مثبت سیاست کر رہے ہیں تاکہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. اور وابڈا کے حوالے سے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی وابڈا اہلکار بغیر نوٹس کسی کے گھر کا جو میٹر ہے وہ اتار نہیں سکتا جتنی دیر تک اس کو وہ نوٹس نہ دے. اگر وہ میٹر اتارتا ہے اس کے خلاف قانونی وہ کارروائی کرنے کا صارفین حق رکھتا ہے. اب تک کے لیے اجازت دیں. زبیر احمد بٹی, نارنگ منڈی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.